हेलो दोस्तों, ग्लिफल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये एक चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको कैपिटल जी, स्मॉल जी और फोर्सेस, कैपलर्स लॉ, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और खास करके पेंडुलम। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से कवर करेंगे, कैसे जी का मान घटता है, कैसे जी का मान बढ़ता है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, आपको भी सब्सक्राइब नहीं करना होगा। पहले आप वीडियो देखिए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा या फिर लाइक कीजिएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटी क्या है। ठीक है, तो सबको पता है कि जब कोई बॉडी नीचे गिरती है तो आप लोग के मन में क्या आता है कि वो ग्रेविटी है। ठीक है, सही बात है, वो ग्रेविटी है। लेकिन ये जो ग्रेविटी है, इसका जो थॉट है, सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले किसके माइंड में आया था? तो जो ग्रेविटी का जो थॉट है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूटन। ठीक है, तो ये जो आइडिया था सबसे पहले न्यूटन के दिमाग में आया था। आपको याद है कि वो जब किसी एक बगीचे में बैठे हुए थे तो अचानक उनके सामने एक सेब गिरता है। तो वो ही सोचते हैं कि जो एप्पल जो गिरा है वो नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया। और वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि हाँ, कुछ ग्रेविटी बोल के भी कुछ होता है। ठीक है, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से डील करेंगे ताकि आप एग्जाम में सवाल कर पाओ। ठीक है, और एक बात कि जो ग्रेविटी है न्यूटन ने दिया था, और ये जो ग्रेविटी का जो नियम लागू होता है वो खगोलीय वस्तु जो होती हैं उनके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो ये लागू कहाँ होता है? ये लागू होता है आपका खगोलीय, जितने भी खगोलीय पिंड्स हैं उस पर ये लागू होता है। तो आपको भी ये बात याद रखना होगा, खगोलीय पिंड्स मतलब हेवनली बॉडी, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच, बुध और शुक्र ग्रह के बीच, जितने भी ग्रह हैं ना उनके बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो इनके बीच क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, इनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, और इसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके चलते हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, आसानी होता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग आम भाषा में कैसे समझेंगे कि ये क्या है? देखो, आप सिंपल से एक बात एज्यूम करो, न्यूटन क्या बोलते हैं कि मान लो यहाँ एक बॉडी है, हम इसको मान लो सन बोल लेते हैं। मान लो ये आपका सन है और एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर एक मान लो ये अर्थ। ठीक है, हमने यहाँ पर अर्थ लिख दिया। अब क्या करना, न्यूटन भाई साहब ये बोलते हैं कि सन से और अर्थ के बीच जो केंद्रीय दूरी है ना, ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, अगर मैं इसको आर मानता हूँ, अगर हम इसको आर मानते हैं, सन और अर्थ, सूर्य और अर्थ के बीच जो दूरी है उसको हम आर मानते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो सन भाई साहब है इसकी जो मास है एमएस है, और इसका मास क्या है, एम ई है। तो जो नियम है वो कैसे बन के आता है, तो ध्यान देखिएगा, न्यूटन क्या बोलते हैं, जो फोर्स बनता है एफ, ठीक है, जो एफ बनता है वो इन दोनों के मास का गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जो एफ है वो प्रोपोर्शनल है किसका, एम एस इंटू एम ई के बराबर है। ये प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल है। क्या बोलेंगे, जो एफ जो बनेगा वो एम एस मतलब मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ का मल्टीप्लाई का प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा जो एफ बनेगा वो क्या होगा, देखो जो डिस्टेंस है ना, आप जैसे जैसे दूरी को बढ़ाओगे फोर्स कम होता रहेगा। ठीक है, मान लो जब दो लोग साथ में रहते हैं तो उनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जब उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है, मान लो कि आपका एक फ्रेंड कोलकाता में और दूसरा फ्रेंड दिल्ली या मुंबई में, तो आपका जो कांटेक्ट है उससे बहुत ही कम रहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो उसके प्रति जो प्यार है थोड़ा बहुत कम हो सकता है, चांसेस है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब डिस्टेंस बढ़ जाता है ना तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब बता मेरे को कि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एफ है, एफ जो है वो 1/r स्क्वायर के साथ बिलवानुपाती होता है। इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ ही बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। आप बोल सकते हैं कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r²। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एफ प्रोपोर्शनल, देखिए एम एस एम ए बाई r² लिखते हैं। अब इस साइन को हटाना है तो हम इसके लिए कोई एक कांस्टेंट लेकर आएंगे। तो हम यहाँ एक कांस्टेंट लेंगे, उसका नाम होगा आपका f बराबर कैपिटल G लिखिएगा एम एस
ME और डिवाइड बाय यहाँ पर R²। ठीक है, बहुत बढ़िया, मिस हो गई है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या आपका, ये गुरुत्वीय फोर्स का, गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गुरुत्वीय बल जो होता है ना, इसका फॉर्मूला है। और इसको दिया किसने था, न्यूटन ने। किसने दिया था इसको, इस फॉर्मूले को दिया था न्यूटन भाई साहब ने। क्या होता है, F बराबर कैपिटल G MS ME बाई R²। अब यहां पर कभी कभी क्या होता है कि देखिए आपके जो बुक है उस पर लिखा होगा F बराबर कैपिटल G M1 M2 बाई R² लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा। आपको बुक में MS नहीं लिखा होगा। तो आपको उस केस में क्या करना, देखो M और M2, M1 M2 क्या ना, या ऐसे मान लो कि M1 है और ये आपका M2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बस आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर डील क्या करना, एक बात समझ लो, यहाँ पर जो F है फोर्स है, तो इसका इकाई क्या होगा, तो इकाई तो वही होता है जो आप जानते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं कि SI यूनिट ऑफ फोर्स, आप जानते हैं ना, वो होता है न्यूटन, वो होता है आपका न्यूटन। और सीजीएस में क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। तो ये आप जानते हैं। तो आप इस केस में यहां भी वही नियम अप्लाई कीजिएगा, वही यूनिट यहां भी लिखिएगा। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत। चलो इधर देखो, तो ये जो F हम लिखे थे कैपिटल G M1 M2 बाई R², इस फॉर्मूले में इस G पर क्वेश्चन आता है कि इस G को हम लोग, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है। ये तीन चीज आपको अभी यहां पर हमको सिखा रहे हैं। तो चलो पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ G, यूनिट ऑफ कैपिटल G, यूनिट ऑफ कैपिटल G। अच्छा, इस कैपिटल G की जो वैल्यू है या फिर इसका जो खोज है वो किसने किया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तब तक आपको हम पढ़ा लेते हैं। देखिए, तो अगर मुझे यहां से कैपिटल G का मान निकालना तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा FR² बराबर कैपिटल G M1 M2 मिलेगा। यहां से हम अगर इसको डिवाइड कर दें M1 M2 से, तो आपको मिल जाएगा R² डिवाइड बाई M1 M2। तो ये हो गया आपका कैपिटल G। अब हम इस कैपिटल G का जो वैल्यू है वो निकालेंगे, इसकी इकाई निकालेंगे, ठीक है, इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो पहले निकालना है हमको कैपिटल G का मान निकालना है, सॉरी इसका हमको इकाई निकालना है। तो देखो कैपिटल G अब जब लिखें, यहां पर देखो जो फोर्स है उसकी इकाई क्या होती है, तो वो होती है न्यूटन। तो मान लो मैंने न्यूटन के लिए N रिप्रेजेंट लिखा। R क्या है, डिस्टेंस है ना, दो पिंड के बीच की दूरी है, तो R को हम लोग मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लेंथ है तो ये मीटर स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाय M1 इंटू M2। M1 क्या होता है, मास होता है, तो हम केजी में लिखते हैं, तो केजी और केजी दो बार है, उसको केजी स्क्वायर लिखो, यहां पर इसको लिखो केजी स्क्वायर। तो इसका इकाई क्या बन गया, इकाई बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है कैपिटल G का यूनिट। याद रखिएगा कैपिटल G यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो ये तो SI यूनिट है, ये आपका SI है। तो CGS में क्या होगा, CGS में होगा आपका डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां लिखिएगा ग्राम, यहां लिखिएगा ग्राम पावर -2 या फिर ग्राम का पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल G का यूनिट। आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताओ मेरे को इस कैपिटल G का डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो जिसको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां देखिए मैं निकालता हूं, आप ऐसे एग्जाम में कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको याद करना आसान रहता है क्योंकि उतना टाइम होता नहीं है। डायमेंशन ऑफ कैपिटल G देखो कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला है कैपिटल G का, बहुत बढ़िया, तो यहां लिख लो एक बार। अब यहां बात यह है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है आपको जानना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होता है, MLT-2, इसको याद रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, MLT-2। तो ये ना सबको याद होना चाहिए क्योंकि अधिकांश जो राशियां हैं वो फोर्स का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके हमको उस डायमेंशन निकालना होता है। तो हम इसको एक बेसिक मान के याद कर लेते हैं कि जो फोर्स है वो MLT-2 के बराबर है।
ठीक है, अब यहां वैल्यू बैठाओ, तो एफ क्या हम क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2, ये तो फोर्स के लिए हो गया, इनटू आर, आर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर क्या होता है, सिंपली हम लोग एल का पावर 2 मतलब एल स्क्वायर बोलेंगे। इसके बाद नीचे में क्या है, मास, और मास कितना मेरे 2 बार है, तो मास के लिए क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, तो एम का पावर हो गया आपका 2। जब इसको सॉल्व करिएगा, एक बात आप ध्यान दीजिए, यहां देखो, यहां एम 1 बार है और नीचे में 2 बार है, एक ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आपको वैल्यू क्या मिलेगा, यहां मिलेगा आपको -1 मिलेगा। एल यहाँ 1 और यहाँ कितना है, 2 है, तो कितना हो गया, आपको हो गया 3, तो आपको एल मिल गया 3। उसके बाद टाइम कितना है, 2, तो टाइम हो गया आपका -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल जी का जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको याद करना है, ठीक है, कैपिटल जी का डायमेंशन, कैपिटल जी का डायमेंशन बराबर क्या होगा आपका, m-1 l की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ये होता है आपका कैपिटल जी का डायमेंशन। अच्छा, एक बात ये है कि जो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है ना, कितना होता है, ठीक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि जी का मान बताइए कितना होता है। तो देखो, तो जी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 एसआई यूनिट, चाहे आप ये लिखो चाहे डायमेंशनल वैल्यू लिख दो, तो हम यहाँ पर एसआई यूनिट लिख के यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। अब आपको बताना है कि जो वैल्यू है जी का, जो वैल्यू इतना हम लिखे हैं, इसको सर्वप्रथम किसने कैलकुलेट किया, ठीक है, कैलकुलेट करना का काम जो किया था वो एक साइंटिस्ट, उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम कैपिटल जी का मान को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अधिकांश लोगों को क्या लगता है कि जो कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो गैलीलियो या फिर न्यूटन ने फाइंड आउट किया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था सर्वप्रथम। ठीक है, चलो चलिए दोस्त, तो अगला जो टॉपिक इसके अंदर है वो है आपका स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब क्या होता है, देखो, एक्स को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप जो वैल्यू पुट करते हो जी का मान, हम उसको सेम स्मॉल जी लिखते हैं, तो आप जो जी का मान बैठाते हो ना, आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो, या फिर आप नॉर्मली इसको 10 लिख लेते हो। ठीक है, तो वो अभी हमको डील करेंगे कि क्या होता है और इसका मान हम ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो समझिएगा पहले आप एक चीज अज्यूम करो कि ये आपका अर्थ रहा, ये आपका अर्थ है, जिसका हम लोग ई को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मास जो है हम लोग मान लेते हैं एम ई, या फिर बड़ा एम मान लिख लो। अब हमने क्या किया, यहां से कोई एक बॉडी को ऐसे ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप किया, तो हम ये जूम कर लेते हैं, जब इस बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका जो मास है वो छोटा स्मॉल मास है, तो स्मॉल मास है, तो ये जो बॉडी जब नीचे गिरेगी तो इसका वेट कितना होगा, तो जो वेट होगा इस बॉडी का वो हो जाएगा W=mg, हो गया। और यहाँ पर जी क्या है, जे ने इस बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा ना वो कितना होगा, mg के बराबर होगा। अब इसका mg, ये m मतलब क्या है, इस छोटा सा बॉडी का मास, ठीक है, और g क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी को क्या बोलेंगे, वो आप सिंपल भाषा में ग्रेविटी ही बोलना। इसको हम लोग नॉर्मल ग्रेविटेशन फोर्स ही बोल सकते हैं। जो वेट होता है ना, वेट क्या होता है आपका, एक सिंपल सा एक फोर्स ही तो होता है। ठीक है, अब एज्यूम करो कि ये बॉडी और एक बॉडी है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो यहां पर जो फोर्स बनेगा वो कितना हो सकता है। तो देखो, आप यहां बोल सकते हो ना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है उसका वैल्यू क्या होता है, कैपिटल जी m1 या फिर me लिख लो, और फिर लिख लो m जो स्मॉल m है, डिवाइड बाई r स्क्वायर, अर्थ का बीच का जो रेडियस है वो, क्योंकि जो बॉडी है वो अर्थ के रेडियस के बहुत ही करीब है, इसलिए हम लोग इसका मास जो डिस्टेंस है वो काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो बॉडी गिर रही है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पर लग रहा है F बराबर mg का बराबर। अब ये इक्वेशन 1 बनाओ, इसको बनाओ 2। अब देखो ये दोनों फोर्स ही है ना, तो दोनों तो इक्वल ही होंगे, बस दोनों की इक्वेट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा mg इक्वल कैपिटल J बड़ा M मतलब मास ऑफ द अर्थ बोलेंगे, छोटा m मास ऑफ बॉडी जो ड्रॉप कर रहे हैं, और ये अब क्या हो गया r स्क्वायर। अब तो यहां से m और m कैंसिल हो गया, तो आपको जो छोटा g है ना, जो स्मॉल g है, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटी बोलेंगे, उसका वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल G बड़ा M बाई r स्क्वायर।
बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो एम वो क्या है, एम यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ है या फिर मास ऑफ प्लैनेट है जहां पर आप वो काम कर रहे हो। जैसे मान लो कोई बंदा है जो इस एक्सपेरिमेंट को मून पर परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर मास ऑफ मून ले लेगा, वो सन पर कर रहा है तो मास ऑफ सन ले लेगा। ठीक है, जहां भी करो, जिस प्लैनेट पर करना करो, बस उसका आप मास लीजिएगा। अब मुझे बात बताओ कि जो ग्रेविटी है, जो जी है, स्मॉल जी है, इसका जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन, आप एक बात समझो, मतलब ये किस पर निर्भर करेगा? तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो स्मॉल जी का जो मान है वो, ये तो कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर, कि आप जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर कर रहे हो, मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर। मास ऑफ प्लैनेट हम यहां पर क्या लिए हैं? हम यहां पर अर्थ लिए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो स्मॉल जी का मान पृथ्वी के मास पर निर्भर करता है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात क्या हो सकता है? दूसरा बात, जब अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है तो सिमिलर से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो जी का जो मान है वो किस पर डिपेंड आ रहा है यहां पर, तो आप बोलिएगा कि डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अर्ध व्यास पर, रेडियस ऑफ अर्थ या प्लैनेट, यहां प्लैनेट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे अर्थ, क्योंकि हम यहां पर अर्थ को एज्यूम करके चल रहे हैं। आप अर्थ पर रहते हैं ना, कोई और गोला से तो हो नहीं, तो आप उसको अर्थ लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यू है जिस पर जी का मान डिपेंड करता है। आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि जी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आंख बोध के बोलिएगा कि जी का मान जो है वो अर्थ, पृथ्वी के मास और उसके रेडियस पर निर्भर करता है, इसके अलावा किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए जब हम किसी दो बॉडी को हवा में साथ में गिराते हैं तो दोनों बॉडी क्या होती है? साथ में पहुंचती है। कब? जब वैक्यूम होता है तब, हवा नहीं होती है तब। लेकिन जब हवा होता है तो सबसे पहले कौन सी वस्तु पहुंचती है? जो वस्तु भारी होती है, क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा होता है, और जब मास ज्यादा होता है तो उसका जो जी का मान है वो ज्यादा होता है, बस वो पहले गिर जाती है। आया समझ में? ठीक है, तो ये रहा आपका जी का खेला। अब जी का जो वैल्यू है वो देखो, एक नॉर्मल वैल्यू जो सबको याद रखता है वो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जी का मान, जो यूनिवर्सल है, आपको इसको याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। अभी कहीं कहीं जी का मान 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि जो सवाल उसको सॉल्व करने में मेरे को आसानी मिले, कोई मतलब पॉइंट में वैल्यू ना आए, डेसिमल वैल्यू ना आए, इसके लिए हम लोग जी का मान 10 ले लेते हैं। तो ये रहा पूरा जी का कॉन्सेप्ट। आपसे पूछ सकता है कि जी का मान कैसे निर्भर करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। आपसे एक और सवाल पूछ सकता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बोल सकते हैं, देखो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो स्मॉल जी है वो कैपिटल जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जब हम लोग मास ऑफ अर्थ और रेडियस दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं तब। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको सीखना चाहिए था, जो मैंने आपको अभी सिखा दिया। आशा करता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। स्मॉल जी है, इसका वैल्यू कैसे वेरिएट करता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जब अर्थ के ऊपर जाओगे, मतलब ऊंचाई पर जाओगे, तो जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, या फिर जब आप जमीन के अंदर जाओगे तो घटेगा कि बढ़ेगा। आप जब पोल्स पर हो, ध्रुव पर हो, तब जी का मान क्या हो सकता है, या फिर जब आप इक्वेटर मतलब मध्य रेखीय कोई स्थान पर और वहां पर हो तो जी का मान क्या होगा, अभी हम इस पर डील करेंगे। ठीक है, तो जो पहला है वो हम उसमें बात करेंगे ऊंचाई के ऊपर, मतलब अर्थ से ऊंचाई। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, हाइट। ठीक है ना, ऊंचाई पर जी का क्या प्रभाव पड़ता है वो समझिए। यहां पर देखिए, आप अज्यूम करो, सिंपल सी बात ये है कि ये आपका अर्थ है। ठीक है, और इसका रेडियस है, ये सेंटर से हम लोग मान लेते हैं आर। ठीक है, और कोई एक इस जो अर्थ है उसका मास क्या है आप जानते हो, हम इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम जब इसके किसी एच हाइट पर, मान लो मैंने किसी बॉडी को यहां ला के रख दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर ला के रख दिया, अब इसकी जो दूरी ली है मैंने यहां से, वो मैं कितने ली, हमने एच ले ली। कितने ले ली? एच ले ली। तो बताना है कि एच हाइट पर, इस पॉइंट पर, मान लो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं ए, इस ए पॉइंट पर जी का मान कितना होगा, बस आपको यही बताना है। जी का मान कितना, आपको यही डील करना है कि हाँ कितना हो सकता है। तो देखो, तो इसके लिए सिंपल से फॉर्मूला याद रखिए। देखो, आपको कंपटीशन में डिराइव नहीं करना है कि कैसे फॉर्मूला आया। ठीक है, और आपको देखना है तो
और भी हमारा चैनल है, आप वहां देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप जानिए कि इसका क्या रिलेशनशिप है। तो देखो जो कैपिटल जो जी, हम इसको जी प्राइम से लिखते हैं, जो जी प्राइम होता है मतलब जी एट दिस प्लेस, ए प्लेस पर कितना होगा, वो होता है जी माइनस 1 माइनस 2h बाई आर, 2h बाई आर। तो ये जो वैल्यू है ये होता है किसी भी ऊंचाई पर g का मान क्या होता है, g प्राइम बराबर g ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 2h बाई आर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे इस h का मान बढ़ेगा, आप कुछ चीज दिखाते हैं, सिंपल से डेमो देखो, 1 माइनस 2h बाई आर, ये जो वैल्यू है ना, इसमें क्या होता है जैसे जैसे h का मान बढ़ाओगे, मैं जैसे मान लो मैंने h का मान ले लिया 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10 20 हो गया, और अर्थ का मान है फिक्स वैल्यू है, तो मान लो उसको मान लेते हैं जो उसका वैल्यू फिक्स वैल्यू है वो 50 है, अज्यूम कर लो 50 है, तब इसको एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 20 कितना होता है 30/50, तो जो वैल्यू है वो कम आएगा। अब एक और मान लो मुझे मैंने इसको बढ़ा कर दिया 40, चलो तो अभी हमारा लाइन कट गया था, ठीक है, तो हम लोग गरीब इंसान है तो कुछ कर सकते नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो अभी हम जब 30 लिए थे, अब एक काम करो, अब ना एच का मान 20 ले लो या फिर 30 ले लो, कुछ भी ले लो, तो देखो क्या आएगा, हम जब एच का मान 30 लेंगे तो 1 माइनस 30 इंटू कितना हो गया 60 हो गया, या फिर एक काम कर थोड़ा सा कम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमेशा कम आएगा, ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से कम आएगा, इसके अंदर क्या होगा, वैल्यू घट रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, इस पूरे पार्ट का जो मान है वो घटेगा, क्या होगा, घटेगा, इस पूरे पार्ट का मान क्या होगा, घटेगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो जी का मान क्या होता है, घटता है, हम क्या बोल सकते हैं, जी का मान घटता है, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ क्या बोलेंगे बबुआ, ऊंचाई के साथ जी का मान, स्मॉल जी है ना, जी का मान घटता है, क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा, आप श्योर रहिएगा, एकदम श्योर रहना है, ठीक है। तो आपसे एक सिंपल से मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया, एक क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसका घर दिल्ली में है, ठीक है, एक व्यक्ति का घर कहां पर है, दिल्ली में, और एक व्यक्ति का घर मान लीजिए कि हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। बताओ तो जी का मान कहाँ वेरी होगा, कहाँ पर ज्यादा होगा। तो आप सोचिएगा कि दिल्ली और हिमाचल है कहाँ पर, देखो जो दिल्ली है वो लोलैंड एरिया है, जो हिमाचल है वो पहाड़ पर स्थित है, इसका मतलब यहाँ पर जी का मान कमेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो जी है उसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में ज्यादा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको इन्वर्सल लीजिएगा, लेकिन होता तो यही ना है, होता यही है। तो आप याद रखिएगा कि जो जी का मान है ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ घटता है। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाओगे, अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी का मान घटेगा, ठीक है, इस बात को आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है गहराई के साथ, मतलब कि हम जब नीचे आते हैं तब, ठीक है, गहराई में क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब आप जब माइंस जब खोदते हो, जब नीचे आते हो, उसमें वैल्यू क्या होता है। तो आप यहां पर एज्यूम करो कि आपका अर्थ है और आप नीचे आ रहे हो, मान लो आप इस पॉइंट पर जी का मान कितना होगा, यहां से जब अर्थ का जो रेडियस है वो पूरा आर था, तो इस पॉइंट पर जी का मान कितना होगा, मान लो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पर जी का मान कितना पॉसिबल है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा जी प्राइम इज इक्वल जी माइनस 1 माइनस एच बाई आर, और यहां पर आर क्या है, आर आपका अर्थ का रेडियस, और एच क्या है, एच है गहराई, एच क्या है, गहराई है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर भी जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो दोनों ही केस में यदि आप ऊपर जा रहे हैं तब और जब नीचे आ रहे हैं तब जी का मान घटेगा, जी का मान क्या होगा, घटेगा, याद रहेगा। उसके बाद बच गया आपका पोल और इक्वेटर, तो उस जगह पर क्या होगा आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो
अभी देखो आपको दिखाते हैं कि पोल्स पर मतलब ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर जी का मान कैसे बदलता है। तो आपको ना सिंपल सा एक चीज याद रखना होगा, आपको सभी को अर्थ का शेप याद है, तो आप अर्थ के शेप से ना जी का वैल्यू बाय आप पता कर सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैसा हो सकता है। आप देखो, ये देखो अर्थ कुछ इस तरह का होता है, बल्जिंग होता है, मतलब ध्रुवों पर कुछ चिपटी होती है और विषुवत रेखा पर क्या होता है, ऐसे फैली होती है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, ये दूरी बड़ी होती है, ये दूरी क्या होती है और ये दूरी छोटी होती है। तो मान लो मैं इसको बोल देता हूं अभी रेडियस p और रेडियस e, ये मतलब इक्वेटर, ये मतलब क्या, इक्वेटर। तो जो आर ई होता है ना, जो लेंथ जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो बड़ा होता है किससे, आर पी से बड़ा होता है। अब इस बात को जानते हो कि जब अर्थ है ना वो अपने ध्रुव पर चपटी हुई है तो मतलब ऐसे फैल जाएगा ना। आप एक काम करना, बलून में पानी भरना, उसे चाप देना, आपको दिखा ना बल्जिंग पार्ट, तो वो होता है अर्थ का शेप। तो जो इक्वेटर है ना वो थोड़ा सा फैला होता है, तो वहां पर जो रेडियस है मतलब वैल्यू है वो काफी बड़ा होता है इन कंपेयर टू इस मतलब पोल का जो डिस्टेंस होता है। तो अभी जो आर ई है वो बड़ा है, आर ई क्या है, बड़ा है। तो जैसे जैसे आर ई का मान बढ़ेगा क्या होगा, बढ़ेगा, जी क्या होगा, घटेगा, जी क्या होगा, घटेगा। कैसे आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो जो जी है ना वो जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जी प्राइम 1 माइनस, आप कोई भी एक वैल्यू लिख लो, चाहे मैं उसको बोल देता हूं 2h/r लिख लो, या फिर जी प्राइम बराबर जी 1 माइनस h/r लिख लो। अब फिर जब जैसे जैसे आप इसका मान बढ़ाओगे ना ये पूरा वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, आर ई बड़ा है, आर ई बड़ा है मतलब यहां पर वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, आर ई क्या होगा, छोटा होगा जी का मान, और आर पी पर वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो आर पी है पोल्स यहां पर है ना, ये आपके पोल्स रहे ध्रुव है, यहां पर जो जी का मान है वो होता है मैक्सिमम, वो होता है आपका सबसे ज्यादा होता है जी का मान। और मिनिमम क्या होता है, देखो मिनिमम होता है सेंटर पर, ये आपका जो जी है ना मिनिमम होता है कहां पर, सेंटर पर। और यहां जो वैल्यू होता है जी इक्वेटर पर वो क्या होता है, वो पोल से कम होता है, हम बोल सकते हैं पोल से कम। जो जी है वहां पर क्या होगा, पोल से कम होगा, ठीक है। आसान भाषा में याद क्या बोलेंगे कि जो आर ई है वहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो जी का मान कम हो जाएगा, ठीक है। और आर पी जहां पर डिस्टेंस कम होगा जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पोल्स है ना, ध्रुव है, वहां पर जी का मान सबसे अधिक होता है, और जो इक्वेटर है, जो ध्रुव जो विषुवतीय क्षेत्र है, वहां पर जी का मान सबसे कम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन कंपेयर टू पोल की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जी जो वैल्यू है 9.8 ये कहां पर लिया गया है। तो देखो ये लिया गया है 45 डिग्री पर, कहां लिया गया है, 45 डिग्री लिया गया है, और इसका जो वैल्यू है ना इन्वर्सल मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है, इन्वर्सल कितना मान लिया गया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सभी के लिए आप चाहे किसी भी प्लेस पर हो कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 45 डिग्री पर ये वैल्यू लिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा जी का जो वैल्यू है कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में आपसे डील कर लिया। अब कुछ और केसेस है, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, उस केस में जी कैसे वैरी करता है अभी आपको हम इसमें सिखाते हैं। उसके पहले एक चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पेंडुलम, वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा पेंडुलम। ये पेंडुलम से सवाल आता है, ये कैसे काम करता है आप ध्यान समझो। ये देखो आप ऐसे एक सिस्टम बनाइए और यहां पर मान लीजिए आपका ये आपका एक पेंडुलम है, ठीक है। अब जब पेंडुलम है तो इसका बॉब इधर नीचे काम करेगा, उसको हम लोग mg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वेट है तो इसके स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स काम करेगा, इसको हम लोग टी बोलते हैं। अब ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपको ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो जो जी का मान है इस पर कैसे वेरी करेगा आपको ये समझना होगा। यहां पर देखो, तो आपको पता है टाइम पीरियड आवर्तकाल अब पेंडुलम कितना होता है, तो हम इसको एल लेंथ बोल लेते हैं। तो जो टी है ना वो होता है आपका 2π√L/g, ये होता है आपका टाइम पीरियड का वैल्यू।
ये आपका टाइम पीरियड है किसी पेंडुलम का, आप इसको याद रखिएगा। इस पर सवाल निश्चित रूप से ग्रुप डी में आपको मिलेगा। ग्रुप डी में क्या, अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम भी दे रहे हैं ना, एलपी दे रहे हैं, आपको ये फॉर्मूले पर सवाल मिलेगा, ये लिखित है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है। तो टाइम पीरियड टी, आवर्तकाल बोलते हैं, कितना होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। अब ये एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, ये धागे की लंबाई है, क्या ये जो धागा हम बांध के रखे हैं, ठीक है, इसकी लंबाई है, धागे की लंबाई। और दूसरी क्या है, जी क्या है, ग्रेविटी। तो अब इससे परिचित हैं आप, इसीलिए पहले ग्रेविटी पढ़ाया जाता है, उसके बाद पेंडुलम, ठीक है। ग्रेविटी है, जी क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है ये तो हो गया भाई, वो डिपेंड करता है रूट ओवर एल अपॉन जी, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से एक बात मेरा सुनना है यहाँ पर, जो यहाँ पर जो देखो ये मास है ना, बॉब का जो मास, इसको बॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉब। ये बॉब मार्लो नहीं है, ये बॉब है, ठीक है ना। तो ये जो बॉब है, इसके मास पर ना टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। बोलोगे बड़ा अजीब चीज है यार, हाँ ये सच में बहुत ही अजीब चीज है कि हमें जिस ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड निकालना, आवर्तकाल निकालना है, टाइम पीरियड उसके ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एल पर, आपके सूते की लंबाई कितनी है, जी का मान कितना है, इस पर डिपेंड करता है। तो हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी जी आपको पढ़ाया है, तो हम चाहते हैं कि जो जी है इसके ऊपर पेंडुलम कैसे वर्क करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा। अगर आप मैं से बात पूछूं मैं आपसे कि देखो ये जो 2 पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जो इसको कांस्टेंट लिख लो, k टाइम्स ऐसे लिख दो, ये तो हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t रूट जी और एल जी जो भी है। अब इसको कांस्टेंट भगा देंगे तो हमें मिलेगा यहां पर जो t है वो l के साथ रूट में प्रोपोर्शनल है, और जो टाइम पीरियड t है वो g के साथ 1/, के साथ प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये देखो सिंपल एकदम है कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, वो पेंडुलम के धागे की लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के साथ, और वही जब हम जी का बात करते हैं वो इन्वर्सली है उसके रूट के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जी का मान बढ़ाएंगे टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। तो ये आपको चीज हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम जैसे जैसे, मैं यहां पर देखो लिखता हूं, ठीक है, यहां देखो एक बार, तो यहां पर दिख रहा है आपको, देखो। तो जैसे जैसे हम लोग जी का मान, देखो जो जी है ना, जी का मान, जी का जो मान है वो कम होने से टी का मान, टी मतलब टाइम पीरियड, टी का मान बढ़ता है, टी का मान बढ़ता है। अब जैसे जैसे जी का मान कम करोगे टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, ये आप श्योर रहो। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है आपको दिखाते हैं, सुनिए। आपसे पूछ सकता है, मान लो एक पेंडुलम है, उसको हम लोग इक्वाटोर से, कहां से, उसको हम लोग इक्वाटोर से लेके चले गए पोल पर, कहां चले गए, पोल पर। अब बताओ उसके टाइम पीरियड में क्या बदलाव आएगा। तो पहले सोचना कि हो क्या रहा है। पहले आप कहां पर थे, पोल पर थे, तो पोल पर जी का मान सोचना, यहां पर जीपी लिख लो, और फिर सोचना, सॉरी जीई लिख लो, इक्वाटोर लिख लो, और फिर आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए पोल पर। तो आप समझो कि सबसे ज्यादा जो जी का मान होता है वो कहां पर होता है, जी का मान कहां होता है। तो हमने आपको सिखाया कि सर जी का मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है पोल के ऊपर। तब जी का मान जब मैक्सिमम पोल के ऊपर है, सबसे ज्यादा है, तो टी का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। अगर हम जी का मान बढ़ा देंगे अधिक तो टी का मान कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब आप एक घड़ी को, जब एक पेंडुलम घड़ी को जब आप इक्वाटोर से पोल पर ले जाओगे तो घड़ी का जो टाइम पीरियड वो कम हो जाएगा, मतलब क्या, घड़ी होगा स्लो, घड़ी आएगा आपका, घड़ी स्लो चलेगा, आपको गलत टाइम दिखाएगी वो। या फिर अगर आप पोल से आ रहे हो इक्वाटोर पर तभी आपको टाइम गलत दिखेगा, उस समय क्या, घड़ी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस आपको ध्यान रखना है कि जी का मान बदलने से टी का मान तो बदल रहा है ना, इसीलिए अब इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पर सवाल और भी आता है, न्यूमेरिकल सवाल कैसे आता है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल सवाल कैसे करना है और कैसे आएगा, इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। हमने लिखा t प्रोपोर्शनल 1/√1g, इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं t बराबर है, मान लो यहाँ कोई k और 1/√g लिख सकते हैं।
अब यहाँ T1 G1 कर दो और यहाँ कर दो K टाइम्स 1/√G2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, प्यार से। क्या मिलेगा हमको? मिलेगा T1/T2 बराबर, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा G2/G1 का रूट मिलेगा। बस अब इसी फॉर्मूले पर आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। आपसे ग्रेविटी का वैल्यू कम करवा देगा, बोलेगा बताओ टाइम पीरियड कितना कम होगा कितना बढ़ेगा। आपको सिंपल से सवाल दिखाते, देखो जैसे मान लीजिए किसी प्लेस पर पहले जी का मान था जी, अब वो ना 8 आप मान लीजिए 16 गुना कम हो गया। कितना कम हो गया? या फिर 16 गुना बढ़ा दिए। जी का मान क्या हो गया? 16 गुना हम बढ़ा दिए। पहले जी का मान जी था, अब 16 हो गया। बताओ टाइम पीरियड में क्या बदलाव आएगा? सवाल समझे पहले आप। देखिए पहले जी का मान जी था, अब 16 हो गया, तो अब बोलते बताओ टाइम पीरियड में क्या बदलाव आएगा। तो देखो ध्यान समझो एक बार, यहां लिखो T1/T2 लिखते हैं आप लोग, ठीक है। पहले जी, तो पहले जी का मान जी था, अब कितना होगा? 16 जी हो गया, तो यहां लिखो 16G डिवाइड बाई जी, तो दोनों कटेगा यहां से यहां तक। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 16 का रूट कितना होता है? 4/1। इसका मतलब क्या होता है? जो T1/T2 है इसका वैल्यू कितना आ गया? 4/1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो T2 आएगा, कितना आएगा? वो आएगा आपका 1/4 टाइम्स ऑफ T1 आ गया। मतलब जो T2 का जो मान है वो 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा टाइम पीरियड। समझ रहे आप? जब पहले जी था तो टाइम पीरियड कितना था? T1 था। हम जब इसको बढ़ाया 16 गुना, तो ये कितना बढ़ेगा? ये कम होगा 4 गुना, क्योंकि रूट में है, वो कम होगा 4 गुना। तो वैसे आप सवाल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को एकदम थोड़ा सा याद कर लेना, फिर समझ लेना क्या होता कैसे है। दूसरा फॉर्मूला था इसके लंबाई के ऊपर, तो हम उस पर भी डील कर लेते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब दूसरा क्या? लंबाई। क्या धागे की लंबाई पर पेंडुलम या टी का मान डिपेंड करता है? तो एकदम डिपेंड करता है। देखिए टी बराबर क्या होता है, हम लोग क्या बोले थे? टी प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एल होता है। इसको लिखो टी बराबर या के टाइम्स रूट ओवर एल लिखा। अब इसको ना कांस्टेंट टाइम में लाओ, हमेशा बोल सकते हैं क्या? T1 इक्वल टू के टाइम्स L1 का रूट, इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए इसको। फिर T2 बराबर के टाइम्स L2 का रूट 2 कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब क्या मिलेगा आपको? मिलेगा T1/T2 बराबर L1/L2। ठीक है, एकदम सिंपल है ये। तो अब यहां पर क्या बोलेगा? देखो अब यहां पर क्या है कि जितना टाइम पीरियड बढ़ाओगे उतना ही उसका लंबाई बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर रूट में बढ़ेगा। जैसे मान लो कि हमने जब मेरा टाइम पीरियड जब मेरा L1 का वैल्यू L था, तो मेरा जो टाइम पीरियड था वो T था। हमने क्या बोला? जब मेरा लेंथ L1 था तो टाइम पीरियड T था। एज्यूम करके चलते हैं, जब मेरा L2 का मान हो गया 4, अब बताओ टाइम पीरियड कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, बैठा दो यहां पर। देखो तो ये हो गया आपका T1/T2। अच्छा T1 कितना था? T1 आपका T था, उसके बाद L1 कितना था? वो L था। और L2 कितना है? L2 आपका कितना है? 4L, मतलब 4 गुना बढ़ गया है। तो यहां लिख दीजिए आपका 4L। सॉल्व कर लीजिए तो ये कट जाएगा। तो आपको मिलेगा यहां पर T/T2 इक्वल टू 1/4 रूट है, तो ये हो गया 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्या मिलेगा? T/T2 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो T2 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ T हो जाएगा। होगा तो सिंपल सी बात हो, तो होना ही था। ठीक है, जो फाइनल T2 आएगा वो पहले T का 2 गुना होगा। क्यों? क्योंकि हमने लंबाई कितना बढ़ाया था? 4 गुना। अगर लंबाई 4 गुना T2 2 गुना, लंबाई 9 गुना T2 3 गुना, 16 गुना 4। आपको स्क्वायर पता है ना? बस उसके रेशियो में आपको बोलना है। 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, ऐसे बोलना है। ठीक है, तो ये रहा टाइम पीरियड का खेला जो भी हमने आपको इस पेंडुलम में देखा। इसके अलावा इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इसका वेलोसिटी है और बैटर वेलोसिटी है, रॉकेट कैसे घूमता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, और भी चीजें हैं जो कि आपको हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार हमारा इस एफर्ट को अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए खास करके। ठीक है, और अभी जितनी वैकेंसीज आने वाली हैं
जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी आने वाला है, अभी सीएसएल शुरू होने वाला है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना पॉसिबल है आपके लिए मटेरियल देने का, क्वेश्चन देने का आप देंगे हम लोग। तो इसके लिए आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।